सो हे गाइस, दिस इज अंशुल। आज हम बात करने वाले एक बिल्कुल देसी से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस इनऑर्गेनिक फार्मिंग। गाइस, हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या बेनिफिट होता है, क्या लॉस होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को यूज़ करने में, और हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरा एक नेचुरल इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है खेती करने के लिए। जितने भी हम नेचुरल क्रीचर्स को, नेचुरल एनिमल्स को, सबको यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को, उस साइकिल को चलाने में। मतलब जितनी भी खेती होती है उस पूरी खेती को करने में हम सारे एनिमल्स का यूज़ करते हैं, मैन्स का यूज़ करते हैं, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम गाय का यूज़ करते हैं, गाय के गोबर का यूज़ करते हैं, गौमूत्र का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जितने भी नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, घर में बनाए हुए फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उन सब का यूज़ करा जाता है। और जो जितने भी मैन्योर होते, खाद होती है, वो सब घर में बनाई जाती है। और जो खाद बनाने के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो भी घर के वेस्ट से यूज़ किए जाते हैं। जितने भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हो गया जितने भी हमारे घर का कचरा निकलता सब्जियों से, और जितने भी होते हैं पन्नी वन्नी, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गई। लेकिन इन सब चीज़ों को खाद बनाने के यूज़ किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल घर का वेस्ट होता है, खाद बनाने बाद फिर वही ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। तो पूरा एक नेचुरल साइकिल क्रिएट हो जाता है। फिर जो सॉइल होती है उसको और इफिशिएंट बनाने के लिए और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अर्थवर्म्स का जो केचुए होते हैं उनको जो है पैदा किया जाता है उन्हीं में। और जब हम नेचुरल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो अर्थवर्म की और जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो इस तरह पूरी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को चलाया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। गाइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने सुन लिया अगर, तो इनऑर्गेनिक फार्मिंग आपको अपने आप से ही समझ में आ जाएगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो हम ऐसा तो जितने भी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते थे, इनऑर्गेनिक फार्मिंग में हम काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जितनी मशीनरीज होती हैं क्रॉप्स को काटने वाली, ये सब का यूज़ करते हैं, काटने वाली, बीज बोने वाली, ये सब का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मेन चीज़ होती है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की वजह से जितने भी ये केमिकल्स होते हैं वो सब यूज़ करे जाते हैं। स्प्रेइंग की जाती है केमिकल्स की ताकि कीड़े वीड़े नहीं लगे, फसल ख़राब ना हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। किसान क्या करते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में इनऑर्गेनिक चीज़ों को, जितने भी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र होते हैं उन सबको यूज़ करने लगते हैं इनऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो इस तरह इनऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है। गाइस, अब बात करते हैं कि आखिर भारत में इनऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कैसी हुई। क्योंकि हमारे यहाँ तो हज़ारों सालों से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ हो रहा है। गाय के गोबर से खाद बनाई जाती है, गाय बैल इन सब चीज़ों को खेती में यूज़ किया जाता है। तो आखिर भारत में कैसे इनऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का, मशीनरीज का यूज़ होने लगा। तो ज़्यादा नहीं, हम 60 साल पीछे जाते हैं। 1960s का दौर था। उस समय पे भारत में अथाई किल्लत हो गई थी गेहूं की, इन सब वीट्स की, ये सब चीज़ों का स्टॉक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो उस समय पे ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1960s के दौर में, और उसकी वजह से हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजीज़ की मशीनरीज लाई गई, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज़ करा गया प्रोडक्शन को बढ़ाने में, और उसका फ़ायदा भी हुआ। हमारी प्रोडक्शन डबल हो चुकी थी, लेकिन हमारा इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं हो पाया। क्या हुआ कि शुरुआत में तो किसान को खुश हो गए कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ने लगी, चलो ठीक है अब से हम यही यूज़ करेंगे। लेकिन उसकी वजह से जो खाद की ये सब थी, खाद बनाई जाती थी, खाद से गोबर जो बनाया जाता था घर में, गाय का यूज़ किया जाता है, बैल का यूज़ किया जाता है, ये सब बिल्कुल ही कम हो गया। और उसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग थी उसकी वजह से बिल्कुल इफ़िशियंसी जो मिट्टी की होती है बिल्कुल ही ख़त्म होने लगी। और उसके बाद फार्मर्स के सामने, जो किसान होते थे उनके पास भी खूब एडवर्टाइजमेंट किया गया, जो केमिकल्स कंपनीज थी उनके द्वारा, जो केमिकल फर्टिलाइज़र बनाती थी, कि कहाँ इंसान चांद में पहुँच चुका है, तुम लोग आज भी ये गाय के गोबर से खेती कर रहे हो, बैल गाय इन सब का यूज़ कर रहे हो, देखो मैन्योर्स का यूज़ करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो, स्प्रेइंग मशीन का यूज़ करो, मैन्योर्स का यूज़ करो, इन सब को यूज़ करो। तो उस समय पे एक मैनिपुलेशन किया गया, माइंड ब्रेन वॉश आप कह सकते हैं। इन सब को इनऑर्गेनिक की तरफ भेजा गया जानबूझ के। लेकिन उस समय प्रोडक्शन तो बढ़ चुका था, लेकिन फिर बाद में इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमको, इंडिया को नहीं मिल पाया। क्योंकि क्या होता था, ये सब फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज़ करने की वजह से जो सॉइल की इफिशियंसी थी, जो मिट्टी की गुणवत्ता थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। और उसमें जो अर्थवर्म्स थे, जिसे हम केचुआ कहते हैं, जो कि हमारी खेती में बहुत ज़्यादा हेल्प
करता है वो सब भी खत्म होने लगे। जितने भी माइक्रो बैक्टीरियाज थे, माइक्रो वर्म्स थे, वो सब भी खत्म होने लगे और जो एक मतलब नेचुरल इको साइकिल था वो बिल्कुल डैमेज हो गया, खत्म हो गया। और जितने भी वहाँ पर थे सिर्फ वहाँ पर कीड़ों को मारने के लिए जो स्प्रेइंग मशीन यूज़ करने लगे, इन सब की वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ, जो हम हज़ारों साल पहले भारत यूज़ करता था ऑर्गेनिक फार्म को, गाय के गोबर से खाद बनाता था, गाय बैल इन सब को यूज़ करता था, आजकल उन्हीं के प्रोड्यूस किए हुए उन्हीं को और बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख के जाते हैं। तो मतलब हम जो हज़ारों सालों से यूज़ कर रहे हैं वो ये लोग आज यूज़ कर रहे हैं। जब बात करते हैं कि आखिर इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को क्या प्रॉफिट होगा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करने से, सबसे पहला प्रॉफिट तो ये होगा कि अगर सारे फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करने लगते हैं, तो जितने भी ये केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं ये बंद हो जाएंगे। हम जैसे यूरिया DAP कहते हैं ये बंद कर देंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने मन से खाद बनाएंगे, अपने मन से गाय गोबर का इन सब का यूज़ करेंगे। तो ये जो जितनी भी विदेशी कंपनी है फर्टिलाइज़र खाद बेचती हैं, यूरिया DAP बेचती हैं, तो इनकी बिक्री बंद हो जाएगी। तो हमारा जो करोड़ों रुपए विदेशों में जाता है सिर्फ यूरिया DAP स्प्रेइंग पार्टिकल्स स्प्रेइंग मटेरियल्स को खरीदने में, ये सब का बहुत पैसा बचेगा। और दूसरी बात, जब हम यूरिया और DAP ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने खेत में तो उसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड लेवल होता है, वाटर का लेवल होता है, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। उसकी वजह से फिर हमें जनरेटर लगाने पड़ते हैं पानी को निकालने के लिए, तो उसमें डीजल का भी यूज़ होता है। डीजल और महंगा होता जा रहा है आजकल, तो डीजल का खर्चा फिर बढ़ जाता है हमें। तो डीजल मंगाने के लिए हमें फिर दूसरे देशों को पैसे देना पड़ता है, एक्सपोर्ट आता है, तो उसमें करोड़ों रुपए हमारे बचेंगे। और उसके बाद जब हमारा ग्राउंड लेवल नीचे जाता जाएगा तो सूखे की भी समस्या आएगी, और जब बारिश होगी तो हमें बाढ़ की भी समस्या आएगी। नदियों में इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि बाढ़ की समस्या आ जाएगी। तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि हमें बाढ़ की समस्या नहीं देखने को मिलेगी, सूखे की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि हमारे किसान फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करें जो हम हज़ारों सालों से हमारा कल्चर चलता आ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पूरे अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।